हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एकेसीए। और आज का जो वीडियो है ये है हाउ टू राइट आंसर टू अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, इंग्लिश हमेशा होता है। चाहे FY SY भी हो, इंग्लिश हमेशा रहेगा। और इंग्लिश में हमको एक सवाल हमेशा आता है जिसमें दिया होता है एक पैसेज। फिर चाहे वो पैसेज आपने देखा हुआ हो, आपके टेक्स्ट बुक का हो, और या वो पैसेज अनसीन हो जो आपने कभी नहीं देखा हो, उसके ऊपर सवाल आते हैं और उसके जो सवालों के जो आंसर होते हैं वो पैसेज में ही छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, बट एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर पैसेज में नहीं होता है, फिर चाहे वो पैसेज सीन हो या अनसीन हो, और उसको बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन जो है ये लिखने को सबको दिक्कत आती है। मैम MCQ वाला लिख देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला लिख देंगे, आंसर इन वन सेंटेंस लिख देंगे, बट ये वाला लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। समझ में ही नहीं आता क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इन द मोमेंट झूठा मूठा कुछ क्रिएट करके लिख दूं या क्या लिखूं। तो एग्जैक्टली वही वाला प्रॉब्लम अपन ये वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले। फॉर ऑल दोज हु आर न्यू एंड वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज नेहा एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और हमारा टारगेट है बोर्ड्स की एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर करना। ठीक है, और उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी हमने डिवाइस की है जो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इजीली 90 प्लस स्कोर कर लोगे और आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। अभी आप साइंस स्ट्रीम में हो, आर्ट्स में हो या फिर कॉमर्स में हो, मेन सब्जेक्ट्स तो सबके होते हैं। जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM वगैरह होता है। कॉमर्स में हो तो आपका अकाउंटिंग वगैरह मेजर है ना। आर्ट्स में जो है वो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके मेजर हो जाते हैं, और इंग्लिश जो है उसके तरफ थोड़ा नजरअंदाजा हो जाता है। बट इंग्लिश इज ऑल्सो सब्जेक्ट जो आपको ऊपर लेके जा सकता है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नीचे भी लेके जा सकता है। इमेजिन करो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स में मस्त मार्क्स आ गए, इंग्लिश में मार्क्स इतने कम आ गए कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो नीचे गिर गया। यही प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी। इंग्लिश को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है कि जितने ज्यादा मार्क्स आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो वो आप मराठी, हिंदी या संस्कृत इसमें नहीं स्कोर कर सकते। हाँ, संस्कृत में यू कैन डेफिनेटली स्कोर इफ यू स्टडी दैट मच, बट उसके लिए बहुत मेहनत लेना पड़ता है और उतना करने को किसी को शायद टाइम हो, किसी को नहीं हो। तो इसलिए हम किसको टारगेट करते हैं? इंग्लिश को टारगेट करते हैं। और इंग्लिश को टारगेट करना बेस्ट क्यों है? बिकॉज ये हमेशा रहता है, बराबर है कि नहीं। जैसे आप अभी 12th में हो, आप FY में जाओ इंग्लिश रहेगा, SY में जाओ इंग्लिश रहेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही इंग्लिश में रहते हैं ना अपने को। फिर आप ज्योग्राफी सीखो, हिस्ट्री सीखो, अकाउंट सीखो, सब कुछ इंग्लिश में होता है, इसलिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ओके, और ये वीडियो है इसमें हम पर्सनल रिस्पॉन्स वाली चीजें देखेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स वाली चीजें देखेंगे ये बोला और मैंने वीडियो स्टार्ट किया और बाकी की बक बक करती बैठ गई मैं। बट लेट्स स्टॉप दैट एंड लेट्स स्टार्ट विथ दिस। ओके, अभी सबसे पहले देखो, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो सवाल है ये 1 मार्क के लिए कभी नहीं आता है, ये बहुत ज्यादा वेटेज के लिए आता है। 3, 4, 2 ऐसे वाले वेटेज के लिए आता है। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा जो आंसर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। सबसे बेसिक चीज है कि पैसेज को समझो, है ना। कभी कभी क्या होता है, अपन सिर्फ पैसेज पढ़ते हैं, रोबोटिक मशीन के जैसे पढ़ते हैं, और एक बार पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पढ़ना पड़ता है। मेरे खुद के साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है, आई एम रीडिंग समथिंग और समझ में नहीं आता, वापस से रीड करना पड़ता है। तो ये जो हैबिट है ये तोड़ दो अभी के अभी। इससे क्या होता है, कितना इरिटेट होता है एक ही चीज बार बार पढ़ना। उससे बेटर ध्यान लगा के एक बार में पढ़ लो, पैसेज को समझ लो। तो पैसेज को समझना मतलब पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है उसको समझो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल एंथम की सेंट्रल थीम क्या है? पेट्रियोटिज्म, देश के प्रति प्यार, इज्जत, ये वाली भावनाएं। तो ये हो गया उसका सेंट्रल थीम। वैसे आप वो कौन सी वाली मूवी है शाहरुख खान की अभी अभी आई थी, पठान। हाँ, पठान वाली मूवी की सेंट्रल थीम क्या है? उसमें बहुत सारा एक्शन है ना। फिर उसके बाद कुछ कुछ होता है वाली मूवी जो है उसका सेंट्रल थीम क्या है? रोमांस, है ना। फिर हेरा फेरी मूवी का सेंट्रल थीम क्या है? इट इज अ कॉमेडी मूवी। तो वैसे हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज का थीम हमको समझ में आना चाहिए कि पैसेज एक स्टोरी लाइन है तो किस बारे में स्टोरी है,
पैसेज स्टोरी वोरी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, तो किस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैसेज आ सकता है जिसमें क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आपका सेंट्रल थीम आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये हो गया। पैसेज केयरफुली अनपढ़ के आपको उसका थीम, इमोशन और मैसेज आइडेंटिफाई करना है। थीम क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी इमोशन, इमोशन मतलब क्या? पैसेज, जो भी ऑथर या जो भी इंसान पैसेज लिखता है उसमें ना वो इमोशन डालता है अपने। जैसे स्टोरीज में देखो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कोई स्टोरी फनी होती है, कोई स्टोरी सैड होती है, कोई हैप्पी होती है, तो इमोशन आइडेंटिफाई करो। ओके, और तीसरा मैसेज, कि ये लोग अपने स्टोरी के थ्रू कुछ मॉरल देना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं हमको, वो आइडेंटिफाई करो। तो कौन सी 3 चीजों पे अपने को फोकस करना है? सबसे पहला है थीम, फिर है इमोशन या फिर फीलिंग्स, और तीसरा है मैसेज। ये 3 चीजें जो है ये आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। ओके, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थॉट्स। नाउ ये जो पैसेज है जो मेरे एग्जाम के पेपर में दिया हुआ है, ये पढ़ के मुझे क्या फील हो रहा है? क्या हो सकता है? सबसे पहले तो तुमको कुछ फर्क ही ना पड़े कि हाँ ठीक है एग्जाम में आया इसलिए सॉल्व करना है, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा माइंडसेट रख के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको कभी भी पर्सनल रिस्पॉन्स ढंग से लिखते ही नहीं आएगा। ओके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि उनको बोरिंग लगता है, इरिटेटिंग लगता है, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, फिर मार्क्स भी वैसे ही आते हैं। तुम उसको भाव नहीं दोगे ना उस सवाल को, तो वो सवाल भी तुमको भाव नहीं देगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट क्या करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। ये पैसेज पढ़ के मुझे क्या फील हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज दिया है जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है, पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, तो व्हाट डू यू फील? डू यू फील द सेम, और डू यू फील कि नहीं मेरे हिसाब से पोल्यूशन इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, मेरे हिसाब से देयर इज समथिंग एल्स जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा? क्या आपको फील हो रहा है? ये पैसेज पढ़ के आपको किसी चीज की याद आ रही है या किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की याद आई जो आपके लाइफ में हुआ है? सिर्फ वो यहाँ पे आपको करना है। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थॉट्स, थिंक अबाउट हाउ द पैसेज मेड यू फील। पैसेज पढ़ के आपको क्या फील हुआ? डिड यू लाइक इट? डिड यू एंजॉयड इट? डिड यू फाइंड इट एनर्जेटिक? डिड यू फाइंड इट सैड? जो भी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रखना है। कौन सा, ऐसा कौन सा पार्ट है उस पैसेज का जो बहुत हाईलाइट हुआ मेरे लिए? ऐसा कौन सा पार्ट है पैसेज का जो स्टैंड आउट हुआ मेरे लिए? ओके, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी ये 2 चीजें हो गई। हमने पैसेज का थीम समझा, टोन समझा, मैसेज समझा, इमोशन समझा। उसके बाद हमने पैसेज को कनेक्ट किया हमारे खुद की लाइफ के साथ। पैसेज पढ़ के हमको क्या फील हुआ? पैसेज का टोन सैड होगा, बट वो टोन हमारा भी सैड है क्या? मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है, वो अपने को देखना है। तीसरा जो है, स्ट्रक्चर करना है हमारे रिस्पॉन्स को। जो भी आंसर है ना, सब बच्चे अंधाधुंधी लिखते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए, इंग्लिश के 10th के हो या फिर बाकी के क्लासेस के हो, एकदम अंधाधुंधी, कुछ है ही नहीं, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, फॉर्मेटिंग, नथिंग इज देयर। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ब्रीफली, ब्रीफली मतलब क्या, इन शॉर्ट 2 लाइन में आप इंट्रोड्यूस करो कि पैसेज किस बारे में। ओके, बॉडी जो है इसमें आपको आपके खुद के रिएक्शंस एंड थॉट्स लिखने हैं इन डिटेल, और उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन जिसमें आपको समराइज करना है। ओके, अभी चौथा पॉइंट जो एक्चुअली आंसर से रिलेटेड नहीं है बट मैंने खुद से डाला है, और वो है बी ऑनेस्ट एंड पर्सनल। whenever you put your own thoughts or even your imagination in your answer, एक खुद का क्रिएटिविटी बाहर आता है, और वही क्रिएटिविटी जो है आपको मार्क्स दिलाता है। अभी ये जो पेपर है ये हिस्ट्री या फिर मैथ्स का नहीं है, ये इंग्लिश है, और इंग्लिश क्या डिमांड करता है? क्रिएटिविटी। तो आप जितने ज्यादा ऑनेस्टी से, जितने ज्यादा पर्सनली आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, अभी एग्जाम्पल है, देखो, इफ द पैसेज टॉक्स अबाउट समवन ओवरकमिंग एडवर्सिटी। ओवरकमिंग एडवर्सिटी का मतलब होता है ओवरकमिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है, कभी भी अपने लाइफ में प्रॉपर उसने एंजॉय नहीं किया है, या हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहा है, कभी रिलैक्स नहीं किया अपनी लाइफ में।
ऐसा इंसान अपनी स्ट्रगल को ओवरकम करता है। ये इस बारे में ये पैसेज है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? देखो, सबसे पहले द पैसेज रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम व्हेन आई फेस्ड अ पर्सनल चैलेंज। आपने क्या किया? अपनी लाइफ को पैसेज के लाइफ से रिलेट कर दिया। पैसेज में बताया है स्ट्रगल के बारे में, आपने आपकी स्ट्रगल को पैसेज की स्ट्रगल के साथ कंबाइन कर दिया। ओके, अभी आपकी स्ट्रगल जो है वो आपने इसमें दिखाई। द कैरेक्टर्स डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स वर टफ रियली रेजोनेटेड विद मी। मतलब भले ही जमीन आसमान इधर का उधर हो जाए, बट जो कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रांग था, डिटर्मिन था, गिव अप नहीं करता था, तो उसकी वजह से मुझे अच्छा लगा और वो मेरे साथ रेजोनेट हुआ। ओके, अभी लाइक द प्रोटैगनिस्ट मतलब कौन? जो हीरो होता है, और जो विलन होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ओके, तो प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन हीरो। तो मेन हीरो के जैसे आई ऑल्सो हैड मोमेंट्स ऑफ डाउट बट फाउंड स्ट्रेंथ इन परसिवियरेंस। प्रोटैगनिस्ट के जैसे मुझे भी कभी कभी खुद पे बहुत शक होता था, बट मैंने शक को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैंने उसको ओवरकम किया। ओके, मैंने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। The line she kept moving forward even when the odds were against her particularly stood out to me because it echoes my belief that effort pays off no matter the circumstances. अभी ये जो पैसेज है, सॉरी ये जो आंसर है, सैंपल आंसर, ये पढ़ के ना हमारा जो स्टूडेंट का ग्रुप है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। पहले कैटेगरी का स्टूडेंट्स का थिंकिंग ऐसा रहेगा कि हाँ इजी है मैम, समझ में आया। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि मैम आपने जो सैंपल आंसर दिया है उसमें आधे से ज्यादा शब्द के मतलब ही हमको पता नहीं। व्हाट इज परसिवियरेंस, व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट, पे ऑफ, ये क्या है हमको नहीं पता। तो वही वाला प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है इंग्लिश का क्लास लगा के। इंग्लिश को लाइटली लेना ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड वो मेंटालिटी क्यों है हमारी, बट ऐसे आंसर जब लिखोगे ना तब 90+ आता है ना। बाकी अपना नॉर्मल लैंग्वेज में कोई भी लिखेगा तो फिर 90+ का एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो। इसीलिए आई एम टेलिंग यू, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपका टाइम लिया थोड़ा और बोला कि वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट और वाई इंग्लिश में कम मार्क्स आए तो पूरा एग्रीगेट नीचे चला जाता है, ये इसके लिए जरूरी है। जब हम 90+ बोलते हैं वो ऐसी हवा में नहीं बोलते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पैसेज है इसके जैसा लिखते आना चाहिए। जानबूझ के मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें डाले, मुझे पता है कि शायद कुछ लोगों को नहीं समझेगा, बट यही आपका मैसेज है कि आपको क्लास लगाना कितना जरूरी है। ठीक है, अभी ये सब कुछ जो है ये तो सैंपल है, अभी मैं एक सैंपल पैसेज दूंगी और उसके ऊपर सवाल पूछूंगी और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो द क्लाइंट, ये जो पैसेज है आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो लेट्स रीड। सारा stood at the base of the mountain gazing up at the steep path ahead. सारा नाम की एक लड़की थी जो माउंटेन के नीचे खड़ी थी और नीचे खड़ी रह के वो ऊपर तक देख रही थी कि बाप रे कितना ऊपर मुझे जाना है। ओके, अभी her heart raced as she remembered how many times she had tried and failed to reach the top. अभी वहां पे नीचे खड़े रह के उसको धक धक हो रहा था क्योंकि यार मैंने इतनी बार ट्राई किया ऊपर जाने का, बट मैं ऊपर तक कभी नहीं पहुंच पाती हूँ, बीच में ही किधर तो भी अटक जाती हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है, मुझे नीचे आना पड़ता है। तो वो ये सब सोच रही थी कि यार मैं कब ऊपर जाऊंगी। ठीक है, द विंड whipped around her as if challenging her to turn back. अभी जैसे ही वो माउंटेन के नीचे खड़ी थी हवा आने लगी बहुत जोर जोर से, और देखो बहुत जोर जोर से जब हवा आती है ना हमारी बॉडी टर्न होने लग जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि हवा उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वैसे ही हवा जो है वो उसको टर्न करने का कोशिश कर रही थी और उसको बोल रही थी कि वो तुझसे नहीं हो पाएगा, तू चली जाए यहाँ से। ओके, but this time it was different. She took a deep breath and began her climb, each step a reminder of the obstacle she had overcome. बट ये बार सारा का जो माइंडसेट है वो अलग था, वो ऐसे छोटे मोटे चीजों से डरने वाली नहीं थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे माउंटेन के टॉप पे जाना है, मतलब जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी। ओके, द माउंटेन वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल चैलेंज बट अ सिंबल ऑफ ऑल द बैटल शी हैड फॉट इन लाइफ। अभी ऑथर क्या बोलता है
कि तुम लोगों के लिए, तुमको तो ऐसा लग रहा होगा कि सारा को सिर्फ एक माउंटेन चढ़ना है, बट उसके लिए वो जो था वो माउंटेन चढ़ने मतलब उसके जो कंपैरिजन में था उसका ये था कि if मैं ये माउंटेन चढ़ सकती हूँ तो मैं मेरे लाइफ में कुछ भी ओवरकम कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पूछोगे तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे मैथ्स छोड़ के, और मुझे मैथ्स का बहुत डर लगता था। और मैथ्स का एग्जाम रहता था या टेस्ट रहता था तो मेरी फटके हाथ में आ जाती थी कि यार इसके वजह से मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे 90 प्लस मिलना रहता है बट मैथ्स में कम स्कोर आता है तो मेरा 90 के नीचे स्कोर चला जाता है। हमेशा मुझे धक धक रहता था। बट मैं एक बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, छोड़ो ये, मुझे मैथ्स का टेस्ट सॉल्व करना, मुझे आउट ऑफ मार्क्स लाने ही है। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार मैथ्स का ही तो टेस्ट है, कहाँ इतना बड़ी बात हो गई। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो वैसे ही सारा के लिए ये जो माउंटेन है ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भले अपने को लगे कि अरे इतना सा तो ट्रेकिंग करके जाना है, उसके लिए इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। ओके, with each step, she felt lighter as though she was shedding the weight of her fears and doubts. Reaching the peak wasn't about proving anything to others, it was about proving something to herself. माउंटेन चढ़ के उसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था कि देखो मैंने पहाड़ चढ़ लिया, उसको खुद के लिए करना था, है ना। तो ये है हमारा पैसेज। अभी आपका काम है पैसेज का मैसेज आइडेंटिफाई करो, थीम आइडेंटिफाई करो, इमोशन आइडेंटिफाई करो। ये तीन चीजें हो जाने के बाद पैसेज को खुद की लाइफ से रिलेट करो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, हुआ है तो क्या हुआ है, वो करो। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। पैसेज में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा और फिर कंक्लूजन आएगा, और आपको लिखना चालू करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल क्या है, हाउ डू यू रिलेट टू सारा's journey in the climb, write a personal response based on your own feelings। ठीक है, अभी इसका जो आंसर है ये मैंने मेरी खुद की लाइफ के सिचुएशन के ऊपर से ही दिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैथ्स वाला एग्जाम। तो मैंने सबसे पहले जैसे कि आपको बोला थीम समझा, मैसेज समझा और इमोशन समझा, और उसके बाद मैंने मेरी लाइफ में सोचा यार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तो मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हुई थी और छोटी छोटी चीजें भी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें से कौन सा चूज करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैथ्स का एग्जाम जो था वो मीडियम लेवल का था तो वो चूज कर लेती हूँ। ठीक है, सो मैंने वो चूज कर लिया और उसके बेसिस पे मैंने आंसर लिखा है। ओके, देख, Sarah's journey in the climb reminded me of a personal experience. मेरा खुद का personal experience when I had to prepare for a difficult math exam. Like Sarah, I had faced failure before. ठीक है, मेरे को पहले भी मैंने एग्जाम दिया था और कुछ इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। Having scored poorly on previous test, the fear of failing again and again made me hesitant. मतलब मेरे को इरिटेट हो गया था कि यार मेरे को जितने मार्क्स चाहिए उतने तो कभी आते नहीं है, तो छोड़ दो, गिव अप कर दो, ऐसा मेरे मन में हमेशा आता था। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मेरे को एक बार मेरा फुल फुल प्रूफ देना है और देखना है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। I found myself doubting whether I could overcome my struggles, but I knew that giving up would only leave me with more regret. मैं ऐसे सोचती थी कि यार नहीं होगा नहीं होगा, बट मेरे मन में हमेशा एक चीज रहती थी कि यार मैं गिव अप करूंगी तो मुझे लाइफ टाइम के लिए पछतावा रहेगा कि मैंने और ट्राई नहीं किया। तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि यार एक टेस्ट में तो मुझे करके दिखाना है, फिर मुझे बाद में पछतावा नहीं चाहिए मेरी लाइफ। ओके, one line from the passage that really resonated with me was, the mountain was not just a physical challenge but a symbol of all the battles she had fought in life। अभी अगर आपने राइटिंग स्किल्स वाला मेरा वीडियो देखा है या कोई भी मेरा वीडियो देखा है, उसमें मैं हमेशा क्रिएटिविटी की बात करती हूँ। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, अगर आप आपके इंग्लिश के आंसर में इडियम्स यूज करते हो, फ्रेजेस यूज करते हो, कोट्स यूज करते हो, उसमें से क्रिएटिविटी दिख के आती है। वैसे ही पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस में आपको पैसेज में से कुछ तो भी उठा के इधर डाल देना। ओके, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि पैसेज में से कोई लाइन उठा के आंसर में डालोगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास देना है, मतलब समझ में आना चाहिए। ये डाल दिया तो थोड़ा अपना आंसर क्रिएटिव बन जाता है।
Each time I practiced a difficult concept or read a problem, I felt like I was taking a step closer to success. Okay, ऐसे करके आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस लिखने हैं. अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो ये मिल जाएगा. आपको सिर्फ हमारे AKCA के नंबर पे कॉल करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. कॉल करके आपको सिर्फ पूछना है कि इंग्लिश का पर्सनल रिस्पॉन्स का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा. And now coming to the main point, if you want to enroll in our batch for English, which is starting from 24th of September 2024, तो आप प्लीज आप हमारे नंबर पे कॉल करके एनरोलमेंट करवा लीजिए. लाइव लेक्चर्स रहेंगे यूट्यूब पे एवरी डे. आप अगर लाइव लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाओ तो आपको रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो. आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, रिविजन सेशन मिलेंगे, मैराथन सेशन मिलेंगे, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, सब कुछ कवर होगा. ओके, तो हमारा जो ये कोर्स का जो कॉस्ट है ये 5000 रुपीज है. बट अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स का पार्ट बनते हो तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है 999 ओनली. ठीक है, 999 ओनली. और अगर आपको एनरोल करना है तो ये वाले नंबर पे आप कॉल करते. ठीक है, ये वाले नंबर पे कॉल करोगे तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगा इफ आपको चाहिए, और बाकी की सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे. तो इफ यू आर अ लकी पर्सन जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स का पार्ट बन जाता है तो आप 999 में कोर्स खरीद सकते हो. नहीं तो उसके बाद यू वुड हैव टू पे 5000 रुपीज, है ना. तो मेरा सजेशन रहेगा कि जल्द से जल्द एनरोलमेंट करवाइए और हम लोग हमारे बैच में मिलेंगे. ठीक है, चलो देन, सी यू, बाय बाय.